हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्निंग रीति में। मैं हूँ प्रियंका और मेनली आज का जो टॉपिक है वो है शुद्ध पदार्थ। लेकिन शुद्ध पदार्थ को समझने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, क्योंकि जब आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ लेंगे तब आप अच्छे से शुद्ध पदार्थ को समझ सकते हैं। क्योंकि हमने मिश्रण जो है वो पूरा अच्छे से समझ लिया कि मिश्रण क्या होता है और कैसे मिश्रण में जो भी दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ जो होते हैं उनको कैसे हम अलग करते हैं, तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, इसके पहले सारा डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तत्व क्या होते हैं। तत्व में हम पढ़ेंगे धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है और यौगिक क्या होते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यही सबसे पहले मैंने यही कहा कि अगर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के डिफरेंस को समझना है तो सबसे पहले हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझना है। तो हमने इसके पहले जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही पूरा डिस्कशन किया था पदार्थ के। तो आपको पता ही है कि जो भौतिक गुण होते हैं वो किसी भी पदार्थ के क्या होते हैं, रंग, गंध, घनत्व, जलना, क्वथनांक, गलनांक, ये सब क्या होते हैं, उस पदार्थ के भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो अगर हम किसी पदार्थ की बात करें कि उसमें भौतिक परिवर्तन की बात करें तो वह परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जो पदार्थों का अंतः रूपांतरण होता है, मतलब कि कोई भी पदार्थ अपनी जो एक स्टेज है उससे बदल के वो दूसरे स्टेज में चला जाता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उसकी किसी प्रकृति में अंतर नहीं आता है, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो जैसे पदार्थों के अंतर रूपांतरण की बात करें तो हमने पदार्थों के अंतर रूपांतरण में कैसे पढ़ा था, जो पदार्थ होते हैं वो आपका क्या है, ठोस, तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई बर्फ है, बर्फ अगर गल के द्रव बन रही है, पानी बन रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। तो क्या हुआ, बर्फ एक स्टेज से कन्वर्ट होकर दूसरी अवस्था में, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम अंतर रूपांतरण कहते हैं। ओके, और जो बर्फ गल के जल बनी तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। लेकिन ये परिवर्तन जो बर्फ का गलना हुआ इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये नहीं कहेंगे कि रासायनिक, क्योंकि वो बर्फ जो है वो एक स्टेज, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच गई, परिवर्तित हो गई, बर्फ से वो जल बन गई। लेकिन इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। वैसे ही पानी क्या है, पानी आपका क्या हुआ, अगर हम उसको ठंडा करेंगे, कूल करते जाएंगे तो वो क्या होगा, जम के फिर से बर्फ बन जाएगा। उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब पानी क्या हुआ, बर्फ बना, बर्फ क्या हुआ, फिर से पानी बना। तो जब भी कोई पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है तो उसको आसानी से उत्क्रमित किया जा सकता है। तो ठीक है, भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो बर्फ से जल बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना, वो उसके जो भौतिक प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, बट उसकी जो रासायनिक प्रकृति है वो सेम है। वो जो रासायनिक रूप से वो समान है वो भौतिक रूप से भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। वो है पानी, बर्फ बन सकता है, भाप बन सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और पदार्थों का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, बर्फ से पानी का बनना, पानी से भाप का बनना, बल्ब का जलना। क्या हुआ, बल्ब जल रहा है, आप ऑन करेंगे बल्ब जल जाएगा, ऑफ कर देंगे फिर से क्या होगा, बुझ जाएगा। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके भौतिक परिवर्तन के। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कि पदार्थ आपसी रासायनिक संगठन करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे अभी हम देख रहे थे कि उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा था तो नया पदार्थ नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर पानी है और तेल है तो ये दोनों आपको क्या दिखते हैं, भौतिक रूप से इनके भौतिक गुणधर्म से ये सेम दिखते हैं। पानी भी लिक्विड है, ऑयल भी आपका लिक्विड है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म जो है वो भिन्न है। कैसे, अगर मान लीजिए कहीं आग जल रही है, उस आग को बुझाना है तो आप अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें तेल डालेंगे तो क्या होगा, आग और जलने लगेगी। तो क्या हुआ, वहां पे एक रासायनिक परिवर्तन है, दोनों में रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। इसी वजह की तेल जो है वो जल से अलग है, ऑयल की वो अलग है, और
इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो क्योंकि इनकी गंध अलग है, ज्वलनशीलता अलग है दोनों की, तो जो ये रासायनिक गुण है दोनों के, ये दोनों गुण ही इन दोनों को अलग अलग करते हैं कि तेल अलग है और जो पानी है वो अलग है। जलना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें जलने की प्रक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है, जिससे एक नया पदार्थ जनरेट होता है, तो उसको हम कहेंगे कि वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। फिर अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल लेते हैं रासायनिक परिवर्तन का, सिंपल सा, दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है, जैसे अगर मान लीजिए अभी तक हम लोग जैसे देख रहे थे कि बर्फ से पानी बना, पानी से फिर से बर्फ बन गया, लेकिन यहाँ पे अगर दूध से आपका दही जम गया तो क्या फिर से दही से दूध जम पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, दही आपको एक नया पदार्थ मिला, दूध से उसको जनरेट हुआ, उसके अंदर एक रासायनिक संगठन हुआ जिसकी वजह से एक नया पदार्थ जनरेट हुआ, तो फिर से दही से आप दूध नहीं बना सकते। जो रासायनिक परिवर्तन है वो परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। फिर अगर हम बात करें खाना पकना, पका हुआ खाना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कच्ची सब्जियां ली आपने उसको फ्राई करके पका लिया, तो वो क्या हो गया, आपका एक नया प्रोडक्ट बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, तो वो क्या हुआ, वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए जला हुआ कागज क्या है, एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का। तो यहाँ पे हमने अभी देखा है जो जलने की प्रक्रिया है वो एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है, ये अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो जैसे कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो हमने जब पहला ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो वहीं पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि साइंटिस्ट क्या कहेगा अगर शुद्ध पदार्थ के बारे में, कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के कणों से बने होते हैं और जिनकी स्थिर संरचना होती है। एक पदार्थ के कणों से का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये सोना है, ठीक है, गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर जो भी पार्टिकल होगा वो हर एक पार्टिकल क्या होगा, उस गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो गोल्ड है, कोई भी वो पदार्थ जिसके हर एक कण जो है वो कण उस पदार्थ के हर एक कण जो है वो सेम प्रॉपर्टी कंटेन करेंगे और जिनकी स्थिर संरचना होती है उसको हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। तो जैसे ऑक्सीजन हुआ, कॉपर हुआ, सोना हुआ, हीरा हुआ, कहीं से भी उठा लीजिए आप ऑक्सीजन, चाहे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कहीं का भी ऑक्सीजन, कॉपर, सोना, हीरा जो आप उठा लीजिए, वो उसके अंदर जो भी पार्टिकल है हर एक कण जो है वो सेम प्रॉपर्टी कंटेन करेगा, यहाँ का भी ऑक्सीजन, वहां का भी ऑक्सीजन। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व और यौगिक। तो अब बात करते हैं तत्व की, एलिमेंट्स। सबसे पहले तत्व का नाम लिया था रॉबर्ट बॉयल वैज्ञानिक ने 1661 में। ठीक है, तो फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही होंगी तो सॉरी। इन्होंने 1743 टू 1794 में तत्व की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें हम तत्व कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और तत्वों को उनके गुणों के आधार पे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया। तो जो आपको पीरियोडिक टेबल में जो पदार्थ दिखते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, तो ना ही हम इनको भौतिक न रासायनिक किसी भी विधि द्वारा हम इनको विभाजित नहीं कर सकते। अब जैसे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भाई ये तो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, H2O इसको कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ये तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सीधे दिख रहा है इसमें क्या है, क्योंकि H2O को हम क्या करेंगे, अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो अन्य सरल पदार्थों में विभाजित हो जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों तत्व है। लेकिन जो H2O है ये तत्व नहीं है, क्योंकि इस पे हम जब विद्युत अपघटन करेंगे तो ये दो सरल पदार्थों में विभाजित हो जाएगा,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो H2O है वो दो प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बना है। तो H2O जो है वो आपका तत्व नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये क्या है, ये तत्व हैं, क्योंकि फर्दर अगर हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को डिवाइड करना चाहें तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये तत्व आपको समझ में आ गया होगा। तो तत्वों को डिवाइड किया गया, तत्व जो है वो फर्दर डिवाइड हुए हैं धातु, अधातु और उपधातु में। तो अब हम बात करते हैं धातु की। तो धातु को जो है वो धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, जैसे गोल्ड हुआ, सोडियम हुआ, पारा हुआ, ये क्या है, ये धातु हैं। और धातु जो होती हैं वो ठोस होती हैं। तो अगर धातुओं की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो धातु होती है वो चमकीली होती है। तो यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया, जैसे गोल्ड है तो क्या होता है, गोल्ड हुआ, पारा हुआ, सोडियम हुआ और तांबा हुआ, ये क्या हुआ, ये सब क्या हुए, आपके चमकीले होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कि ये चमकीली होती है। दूसरी, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने जैसे पीली हो। तो सोना क्या होता है, पीला होता है थोड़ा सा, और सोडियम क्या है आपका, थोड़ा चांदी जैसा सफ़ेद। वैसे ही पारा जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा चांदी जैसा इसका कलर होता है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। जो भी धातुएं होती हैं वो ताप या विद्युत की सुचालक होंगी। ये तन्य होती हैं। मतलब कि अगर हम बात करें गोल्ड है तो गोल्ड को अगर हम हल्का सा पिघलाएंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, हीट देंगे तो उसको हम क्या तार की तरह खींच सकते हैं। तो तन्य होती ये आघात वर्ध्य होती हैं। तो तन्य होती हैं, ये समझ में आ गया कि इनको तार की तरह खींचा जा सकता है। आघात वर्ध्य होती है मतलब इनको पीट कर इनकी चादर की तरह भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे धातु के गुणधर्म। फिर हम बात करेंगे अधातु की। तो अधातु को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। तो अधातु जैसे क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ। अधातु जो होती हैं वो ठोस और गैस होती हैं। ठीक है, ठोस और गैस जो होती हैं वो अधातु होती हैं। लेकिन अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन जो है वो है अधातु लेकिन द्रव होता है। ओके, जो अधातु होते हैं उनको ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये क्या है, ये अधातु हैं। तो मेनली जो अधातुएं होती हैं वो ठोस या फिर गैस के फॉर्म में होती हैं। लेकिन अगर एक एग्जांपल ले ब्रोमीन का, तो जो ब्रोमीन होता है वो द्रव होता है। तो अधातु के गुणधर्म अगर देखें तो ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इन जो अधातुएं होती हैं उनका अलग अलग कलर होता है, ये विभिन्न विभिन्न रंग के होते हैं। ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं और ये चमकीली प्रतिध्वनिपूर्ण आघातवर्ध नहीं होती हैं, क्योंकि अभी हमने बात किया कि ठोस और गैस के ही फॉर्म में ये ज़्यादा होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। चमकीली प्रतिध्वनिपूर्ण आघातवर्ध नहीं होती हैं। तो अब बात करेंगे उपधातु की। तो कुछ धातुएं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण को दर्शाते हैं। मतलब उनमें कुछ धातुओं के भी गुण होते हैं और अधातुओं के भी गुण होते हैं, तो उनको हम कहते हैं उपधातु। तो जो बोरॉन और सिलिकॉन जो हैं वो होते हैं हमारे उपधातु। ठीक है, तो आई थिंक आपको धातु, अधातु और उपधातु समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यौगिक की। तो हमने बात किया यहाँ पे कि जो शुद्ध पदार्थ था, शुद्ध पदार्थ आपका दो पार्ट में डिवाइड था, तत्व और यौगिक में। तत्व में बात किया कि वह पदार्थ जिसमें उसको भौतिक या रासायनिक किसी भी विधि द्वारा अलग पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हमने बोला कि वो तत्व था। फिर हमने बात किया यौगिक की। यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों से बना एक पदार्थ है। फिर आप कहेंगे अरे ये तो मिश्रण है, नहीं। यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से बना एक पदार्थ है जो एक निश्चित अनुपात में परस्पर रासायनिक संयोग से बना होता है। मिश्रण में क्या था, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं था, कोई रासायनिक संयोग नहीं हो रहा था, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। लेकिन यौगिक में क्या था कि यौगिक में क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं, दो या दो से अधिक तत्व जो हैं वो मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं और वो भी एक निश्चित अनुपात में बनाते हैं। जैसे मान लिया कि अगर CO2 की बात कर रहे हैं, CO2
क्या है, एक यौगिक है, तो उसमें जो कार्बन है उसका एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही यूज होंगे। और आप कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड उठा लीजिए, उसमें आपको कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही मिलेंगे। तो वही कह रहे हैं कि एक निश्चित अनुपात में परस्पर रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो जो यौगिक है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना एक पदार्थ, नया पदार्थ बनेगा और निश्चित अनुपात में मिलेंगे और परस्पर रासायनिक संयोग से बनेगा, तब हम कहेंगे कि वो पदार्थ जो है वो यौगिक है। तो जैसे जल H2O यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, NaCl यौगिक है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते तो यहाँ पे क्या था, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, और NaCl की बात करें सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु। आप कहीं का भी NaCl उठा लीजिए, कहीं का भी CO2 उठा लीजिए, हमेशा जो इनका जो अनुपात है वो हमेशा सेम रहेगा। सब में एक CO2 में 1 कार्बन, ऑक्सीजन में 2 परमाणु और NaCl में 1 सोडियम और 1 क्लोरीन ही प्रेजेंट होगा। अब अगर हम बात करें शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या है आपका यौगिक है, कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आई थिंक आपको यौगिक समझ में आ गया होगा अच्छे। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस। पहला है वो ये है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मिश्रण में आपको पता ही है कि क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनाते हैं। उसको कोई भी नया पदार्थ बनेगा तो क्या होगा, वो यौगिक कहलाएगा, लेकिन मिश्रण में नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये था आपका पहला, ठीक है। फिर कह रहे हैं यौगिक में क्या होगा, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आपको पता ही है कि यौगिक में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक जो तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, वही फिर उसी को हम कहते हैं यौगिक। फिर आपका दूसरा पॉइंट है, मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक, घनत्व इत्यादि निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई निश्चित अनुपात में नहीं होता है, तो उनका गलनांक, क्वथनांक, घनत्व निश्चित नहीं होता है। लेकिन जो यौगिक होते हैं इनका गलनांक, क्वथनांक, घनत्व ये निश्चित होता है, क्योंकि एक नया पदार्थ बना है, उसका एक गलनांक होगा, उसका कथनांक होगा और उसका घनत्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। इसका मतलब क्या है कि संगठन जो होता है वो अनिश्चित होता है, इसका जो संगठन होता है वो अनिश्चित होता है, इसके अवयव द्रव्यमान से किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित रेशियो में वो मिलके बना होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उनका एक निश्चित अनुपात होता है, द्रव्यमान के एक निश्चित में होते हैं, ठीक है। अब बात करें चौथे की, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। तो जैसे हमने बात किया शुगर प्लस वाटर, तो ये क्या होगा, उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। शुगर क्या होता है, मीठा होता है, जब उसको पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये स्वीट होगा, तो मतलब वो उसके गुणधर्म को दर्शा रहा है। यहाँ पे क्या, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ऑब्वियसली जब कोई नया पदार्थ मिल रहा है तो उसका गुणधर्म भी नया होगा ना, नया होगा, ठीक है। पांचवी की बात करें, मिश्रण से इसके अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो जैसे अगर बात करें भौतिक विधियों की, तो जैसे मान लिया भौतिक विधियां क्या होती हैं, वाष्पन, हमने बात किया कि मिश्रण में पदार्थों को कैसे अलग किया जा सकता है, वाष्पन, ऊर्ध्वपतन, ये सब क्या है, ये भौतिक विधियां हैं जिससे इनको अलग किया जा सकता है। यौगिक से इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जब कोई नया पदार्थ बन गया तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। तो अब पूरा हमने टॉपिक सारा कवर कर लिया, चैप्टर भी करीब सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो इस
टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, भौतिक परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, और हमने पढ़ा कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तत्वों में हमने धातु के बारे में पढ़ा, अधातु के बारे में पढ़ा, उपधातु के बारे में पढ़ा। तो भौतिक परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा कि जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थों में हमने सीधी सी बात किया कि साइंटिस्ट ने क्या कहा कि कोई भी पदार्थ उस पदार्थ में जो भी कण उपस्थित हैं वो कण सेम प्रॉपर्टी, हर एक कण सेम प्रॉपर्टी कंटेन करेगा, उसको हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तत्व और यौगिक। तत्व में हमने बात किया तो तत्व को उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ जब फर्दर डिवीजन ना हो, उस पदार्थ का कोई भी रासायनिक संगठन ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, तत्व है, वो एलिमेंट है। और पीरियोडिक टेबल में आपको जो भी पदार्थ दिखते हैं उनको वही वो तत्व होते हैं। जिनका फर्दर डिवीजन नहीं हो पाता है उनको हम कहते हैं तत्व। तत्व को भी इन्होंने डिवाइड किया, धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइड हुआ है। फिर बात करेंगे यौगिक की। यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बने होते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में, और जिनका रासायनिक संयोग होता है, रासायनिक संगठन होता है और एक नया पदार्थ बनाते हैं, उनको हम यौगिक कहते हैं। फिर हमने यौगिक और मिश्रण के बीच के डिफरेंस को पढ़ा। तो ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे क्वेश्चन एंड फीडबैक, कमेंट एंड फीडबैक सेक्शन में जाके वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको दे दूंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगला टॉपिक है समरी, जिसमें हम उस चैप्टर के पूरे ओवरऑल उस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे और डिस्कस करेंगे, उसमें सारे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। सी यू, थैंक यू सो मच।